कर्नाटक में बीजेपी व मोर्चा के कार्यकर्ता प्रवीण की हत्या के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने घटना पर बयान देते हुए कहा कि इस हत्या में चरमपंथी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और उसकी राजनीतिक शाखा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई की संलिप्तता पर संदेह है। और यह पहला मौका नहीं है जब पीएफआई का नाम इस तरह की घटनाओं में आया है। हाल ही में कई घटनाओं में पीएफआई का नाम सबसे पहले लिया गया और इस वीडियो में हमने ये पड़ताल करने की कोशिश की है कि वो कौन कौन से मौके आए जब पीएफआई के दामन पर लगे दाग और कुछ सालों में संगठन ने किस तरह अपना विस्तार किया है ये स्पष्ट होता है। पीएफआई एक कट्टर इस्लामिक संगठन है। ये खुद को पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का हिमायती बताता है, लेकिन देश में होने वाली सांप्रदायिक अशांति या आतंकी मॉड्यूल के भांडाफोड़ के बाद आमतौर पर इन दिनों इसी संगठन का नाम सामने आता है। और हाल ही में देश के कई राज्यों में हुए दंगे में पीएफआई का कनेक्शन आया है। बात चाहे बहुचर्चित उदयपुर हत्या कन्हैयालाल मर्डर की हो या उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुई हिंसा की, मध्य प्रदेश के खरगोन में सांप्रदायिक दंगे से लेकर राजस्थान के करौली में हुई सांप्रदायिक हिंसा तक, इन सभी मामलों में जांच एजेंसियों के हाथ एक ही संगठन का कनेक्शन लगा, जो है पीएफआई। हाल ही में पटना में फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल मामले में एनआईए की टीम ने बिहार की दरभंगा, मोतिहारी और नालंदा में छापेमारी की और ये छापेमारी में पीएफआई के आतंकी कनेक्शन को लेकर ये छापेमारी की गई। पीएफआई जो खुद को राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सौहार्द, सामाजिक सद्भाव और देश में लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष कानून व्यवस्था और शासन को बनाए रखने का हिमायती बताने का दावा करता है, लेकिन इसका विवादास्पद अतीत रहा है। सीएए के खिलाफ उग्र विरोध और उसके बाद हुई हिंसा के बाद इसका नाम सुरक्षा एजेंसियों और खुफिया विभागों के रडार पर भी है। पीएफआई पिछले कई सालों से सक्रिय भी रहा है, लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए के विरोध के बाद विशेष रूप से दक्षिण भारत में इसे गति मिली। बताया जाता है कि संगठन उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण भारत में ज्यादा सक्रिय है। केरल में पीएफआई की एक महिला विंग राष्ट्रीय महिला मोर्चा भी है और रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल इसकी 22 राज्यों में शाखाएं हैं। 2010 में केरल में प्रोफेसर टीजे जोसेफ के हाथ काटने की घटना के बाद यह संगठन पहली बार चर्चा में आया था। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद मुसलमानों को एकजुट करने के नाम पर कई राज्यों में संगठन बनने लगे। 2006 में केरल में मुसलमानों ने नेशनल डेवलपमेंट फंड बनाया। कर्नाटक में कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी यानी केएफडी और तमिलनाडु में मिनिथा नीति पसाराई यानी एमएनपी का जन्म हुआ। इन संगठनों का दावा यह था कि संगठन जमीनी स्तर पर मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं। नवंबर 2006 में दिल्ली में हुई एक बैठक के बाद ये सभी संगठन एक हो गए और इस तरह पीएफआई नामक एक नया संगठन बनाने की कवायद शुरू हुई। 2007 में पीएफआई बनकर तैयार था। पीएफआई का पहले का मुख्यालय कोझिकोड में था, लेकिन इसके आधार के विस्तार के बाद इसे दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया था। पीएफआई पर कई बार यह आरोप लगे कि ये कई विवादास्पद मुद्दों पर आक्रामक रुख अपनाता रहा है और एक खास समुदाय की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इस पर राष्ट्र विरोधी संगठनों के साथ संबंध बनाए रखने का आरोप लगाया जाता है। साथ ही बेरोजगार मुसलमानों को भड़काकर, ब्रेन वॉश कर हथियारों की ट्रेनिंग देने का भी आरोप इस संगठन पर है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि पीएफआई विदेशी फंडिंग के दम पर भारत में अपनी गतिविधियां करता है और पटना के मामले में पुलिस को पीएफआई के अकाउंट में 90 लाख रुपए मिले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल के दिनों में देश के कई हिस्सों में हो रही सांप्रदायिक हिंसा के बाद सुरक्षा एजेंसियां पीएफआई और उसके सहयोगियों, विशेष रूप से इसके छात्रविंग की संदिग्ध गतिविधियों पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रही है, जिसका नाम कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया यानी सीएफआई है। सिमी और इंडियन मुजाहिदीन के अतीत के अनुभव से गुजरने के बाद सीएफआई की ऑन कैंपस गतिविधियां भारतीय खुफिया एजेंसियों के लिए चिंता का विषय है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्नाटक में हिजाब के मुद्दे पर इसकी छात्र शाखा सीएफआई ने कर्नाटक के परिसरों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। 2018 में केरल के एर्नाकुलम में जब सीएफआई के कार्यकर्ताओं ने वामपंथी छात्र संगठन स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के छात्र नेता अभिमन्यु की चाकू मारकर हत्या कर दी थी, तब भी इस मामले में पीएफआई का नाम सामने आया था। पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की मांग लंबे समय से हो रही है और अब यह मांग जोर पकड़ रही है। हालांकि अब तक झारखंड के अलावा कहीं भी इस संगठन पर बैन नहीं लगाया गया है। झारखंड में लगे बैन को भी अदालत में चुनौती दी गई है। तो ये थी कहानी पीएफआई के विस्तार और उसके दामन पर लगे आरोपों की दाग की। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहें टाइम्स नाउ नवभारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।